हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हम पढ़ रहे थे इतिहास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 से हम इस पार्ट से कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेके आगे तक का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पटलिपुत्र की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पटलिपुत्र की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिम्बसार ने, ऑप्शन बी है बिंदुसार ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने और ऑप्शन डी है अशोक ने। तो इसका स्पष्ट किसी को नहीं बताया गया है। मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु 429 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का साम्राज्य कहाँ तक था? 429 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व ने सर्वप्रथम पटलिपुत्र की महत्ता पहचानी थी और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध एवं सुरक्षा हेतु पाटलिग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया था। किंतु उदयन या उदयभद्र ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व पटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। किंतु उदयन ने या उदयभद्र ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व पटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मगध शासक बिम्बसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो था बिम्बसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है शीलभद्र, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है जीवक, ऑप्शन डी है मनु या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवक। जीवक नामक चिकित्सक बिम्बसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिम्बसार ने ग्रीब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। हर्यक वंश के शासक बिम्बसार ने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिम्बसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिम्बसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। विदेशी आक्रमण से क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 और 23 में, उनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुक्रम है? ऑप्शन ए है यूनानी, कुषाण फिर शक, ऑप्शन बी है शक यूनानी फिर कुषाण आए, फिर ऑप्शन सी है यूनानी शक और कुषाण, ऑप्शन डी है शक कुषाण और यूनानी। पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आए यूनानी, फिर शक, उसके बाद में कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण का सही क्रम पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक ने किया, फिर कुषाण ने किया। अध्याय 7 से प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्यकालीन शासक, अध्याय नंबर 7 है मौर्यकालीन शासक। शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में और अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है। यहां से प्रश्न लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए है प्रतिरक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त करना, ऑप्शन बी है गुप्त रूप से नगर का भ्रमण करना, ऑप्शन सी है राजस्व को नगदी में प्राप्त करना, ऑप्शन डी है अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्व को नकदी में प्राप्त करना
ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को 12 घंटे में विभाजित कर अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को 12 घंटे में विभाजित कर अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। राजा रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण, नगर भ्रमण, मंत्रिपरिषद से परामर्श, जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण, पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य संपन्न करता है। राजस्व को नकदी में प्राप्त करना राज्य का दैनिक कार्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन ए है द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी है 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी है 13वां शिलालेख और ऑप्शन डी है 11वां शिलालेख। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12वां शिलालेख। अशोक के 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो। 12वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है। ठीक है, कुछ स्थान दिए गए हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों के और कौन से राज्य में है ये बताया गया है। पहला है धौली, दूसरा है एरगुडी, तीसरा है जौगढ़ और चौथा है कालसी। ये हमें बताना है कि धौली कौन से राज्य में है, मिलान करना है। एरगुडी कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश दिया गया है। जौगढ़ मध्य प्रदेश दिया गया है और कालसी कर्नाटक दिया गया है। इसका मिलान करना है। कह रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, यानी जो कितने युग्म हैं जो सही मतलब सही मिले हुए हैं ये बताना है हमको। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है या सभी चारों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो युग्म जो हैं सही हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है। धौली कहाँ है? तो ये उड़ीसा के पुरी शहर में है। ठीक है, एरगुडी है ये करनूल आंध्र प्रदेश में है। एरगुडी कहाँ है? करनूल आंध्र प्रदेश में। जौगढ़ कहाँ है? जौगढ़ है उड़ीसा के गंजाम जिले में है जौगढ़। कालसी कहाँ है? कालसी है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, अशोक के धौली अभिलेख को 1837 ईस्वी में कीटो महोदय ने खोजा था। अशोक के धौली अभिलेख को 1837 ईस्वी में कीटो महोदय ने खोजा था। एरगुडी अभिलेख को 1929 में अनुघोष ने खोजा था। एरगुडी अभिलेख को 1929 ईस्वी में अनुघोष ने खोजा था। जौगढ़ अभिलेख को 1850 ईस्वी में वाल्टर एलियट ने खोजा था। जौगढ़ अभिलेख को 1850 ईस्वी में वाल्टर एलियट ने खोजा था। कालसी अभिलेख को 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने खोजा था। कालसी अभिलेख को 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने खोजा था। अशोक का नवीनतम बृहद शिलालेख 1989 ईस्वी में सन्नत कर्नाटक से खोजा गया है। अशोक का नवीनतम बृहद शिलालेख 1989 ईस्वी में सन्नत कर्नाटक से खोजा गया है। मौर्यकालीन संस्कृति, प्रशासन, समाज, आर्थिक तथा धार्मिक, कला, स्थापत्य एवं शिक्षा के बारे में से प्रश्न लिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है सुवर्णगिरी और ऑप्शन डी है कंदाहार।
कंदाहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों से राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के समय साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ जिसे तक्षशिला कहते हैं, अवंती जिसे उज्जैनी कहते हैं, कलिंग प्रांत जिसे तोसली कहते हैं, और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ किसे कहते हैं? सुवर्णगिरी को। तथा प्राची यानी पाटलिपुत्र को अशोककालीन प्रांत थे। अशोक के समय साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। उत्तरापथ जिसे तक्षशिला कहते हैं, अवंती उज्जैनी को कहते हैं, कलिंग प्रांत तोसली को कहते हैं, और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी को कहते हैं, तथा प्राची पाटलिपुत्र को कहते हैं। अशोककालीन प्रांत थे। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। सुवर्णगिरी जो थी वो दक्षिणापथ की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है अजंता में नहीं है, ऑप्शन बी है बाघ में नहीं है, ऑप्शन सी है सांची में नहीं है, ऑप्शन डी है बलसार में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलसार में बौद्ध की गुफाएं नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शनों में अजंता, सांची और बाघ तीनों जगह बौद्ध की गुफाएं हैं। उपयुक्त दिए गए विकल्प में बालसार में बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहां से उपलब्धता का वर्णन किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहां से उपलब्धता का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है मदुरा क्षेत्र की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है श्रवणबेलगोला की पहाड़ियां, ऑप्शन सी है पांडराज की ताम्रपर्णी नदी, ऑप्शन डी है पल्लकड़ क्षेत्र की कावेरी नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पांडराज की ताम्रपर्णी नदी। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस ग्रंथ में उसने संगमकालीन राज पांड्य का वर्णन किया है और बताया है कि इस राज्य में बहने वाली ताम्रपर्णी नदी में विविध प्रकार के मोती पाए जाते हैं। ताम्रपर्णी नदी पश्चिमी घाटी के पोथीगई पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु में बहते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कनगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंगनहल्ली पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह भीमा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है, कंगनहल्ली स्तूप के अवशेष पहली और तीसरी शताब्दी सी के बीच के हो सकते हैं। तीसरा कथन है, इस स्थल पर सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है, या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। कंगनहल्ली स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। कंगनहल्ली स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। कंगनहल्ली स्तूप से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा के साथ एक लेख मिला है जिस पर राज्यों अशोक अंकित है। यह स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से
किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ऑप्शन बी है शारदा लिपि में लिखा गया है, ऑप्शन सी है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, या ऑप्शन डी है ग्रीक अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीक अरमाइक, ग्रीक अरामाइक लिपि में लिखा गया। मौर्य सम्राट अशोक 273 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व के अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख कंधार के समीप सरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व के अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख कंधार के समीप सरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कथन है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का आधिपत्य था। सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व को स्वीकार किया गया। कौटिल्य ने कर संग्रह की पद्धतियों की मात्रा एवं संबंधित समस्याओं को प्रकट करता है। राजा के समक्ष जमीन के रूपांतरण को प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है दोनों कथन ए और दो सही है। ऑप्शन बी है एक दोनों कथन एक व दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी है एक सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है। ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न यानी उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथन एक और दो दोनों सही हैं। अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंधक है। अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का आधिपत्य था। सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व को स्वीकार किया गया है। सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने कर संग्रह की पद्धतियों की मात्रा एवं संबंधित समस्याओं को प्रकट किया था। राजा के समक्ष जमीन के रूपांतरण को प्रस्तुत किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है तथा आय के 7 साधनों को राज्य का आय रूपी शरीर कहा गया है। पहला है दुर्ग, दूसरा है राष्ट्र, खंड, सेतु, वन, ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय जिसे कहते हैं वणिक पथ, भूमि से प्राप्त होने वाले आय, सीता, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। उसके बाद में भाग यानी स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय को क्या कहते थे? भाग कहते थे। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। जहां मौर्य प्रशासन सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अतः कथन एक और कथन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन कहा गया, अभिकथन ए कहा और दूसरे को कारण आर कहा के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या कह रहा है? ए, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण क्या था? अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। उपयुक्त कथनों के
आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन का उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 137 वर्ष तक शासन करने वाला मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गया। 137 वर्ष तक शासन करने वाला मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गया। 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धम्म नीति का व ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धम्म नीति का व ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना। रोमिला थापर के अनुसार प्रशासन का अति विकेंद्रीकरण व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, अशोक की धार्मिक नीति, सेना और नौकरशाही का भारी खर्च, प्रांतों में दमनकारी शासन आदि मौर्य काल के पतन का कारण थे। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों को प्रेम, नैतिकता, शक्ति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य को शांति बनाए रखना था। किंतु अशोक ने व्यवहारिकता पर बल देते हुए स्वयं को धम्म नीति से बांधा नहीं था। यह आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों का भी सहारा लेता रहा। शांति पर बल देने के साथ ही उसने कभी अपनी सेना विघटित नहीं की। अपने 13वें शिलालेख में वह सीमांत प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को स्पष्ट चेतावनी देता है तथा अपनी सैनिक शक्ति की याद दिलाते हुए वह कहता है कि यदि अपराध नहीं छोड़ोगे तो उनकी हत्या करवा दी जाएगी। एक 137 वर्ष तक शासन करने वाला मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गया। 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धम्म नीति व ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना। रोमिला थापर के अनुसार प्रशासन का अति विकेंद्रीकरण व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, अशोक की धार्मिक नीति, सेना और नौकरशाही का भारी खर्च, प्रांतों में दमनकारी शासन आदि मौर्य काल के पतन का कारण थे। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों को प्रेम, नैतिकता, शक्ति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य को शांति बनाए रखना था। किंतु अशोक ने व्यवहारिकता पर बल देते हुए स्वयं को धम्म नीति से बांधा नहीं था। वह आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों का भी सहारा लेता रहा। शांति पर बल देने के साथ ही उसने कभी अपनी सेना विघटित नहीं की। अपने 13वें शिलालेख में वह सीमांत प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को स्पष्ट चेतावनी देता है तथा अपनी सैनिक शक्ति की याद दिलाते हुए वह कहता है कि यदि अपराध नहीं छोड़ोगे तो उनकी हत्या करवा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग
से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन से सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या 1 और 2 तीनों सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं, जिसमें ध्वजाहत, उदरदास, गृहजात, कृत, दंड पीड़ित यानी न्यायिक दंड, दायागात, लब्ध, आत्मविक्रिय एवं अहितक शामिल है। इस प्रकार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि स्वामी के संपर्क में दासी को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो दासी तथा उनके पुत्र दोनों को ही दासता से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु यह भी ध्यातव्य है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक के पुत्र होने का भी कानूनी हक मिलता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं, जिसमें ध्वजाहत, उदरदास, गृहजात, कृत, दंड पीड़ित, न्यायिक दंड जिसे कहते हैं, दायागत, लब्ध, आत्मविक्रिय एवं अहितक शामिल है। इस प्रकार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि स्वामी के संपर्क से दासी को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो दासी तथा उनके पुत्र दोनों को ही दासता से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु यह भी ध्यातव्य है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक के पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अध्याय 8 है मौर्योत्तरकालीन भारत। शुंग से प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन ए है चोल स्थापत्य, ऑप्शन बी है कुषाण युगीन स्थापत्य, और ऑप्शन सी है गुप्तकाल के स्थापत्य, या ऑप्शन डी है शुंगकालीन स्थापत्य, या ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुंगकालीन स्थापत्य। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था तथा बाद में शुंग शासकों द्वारा इसमें सुधार किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व शुंग काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में इस स्तूप के अवशेषों की खोज की थी। ठीक है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था तथा बाद में शुंग शासकों द्वारा इसमें सुधार किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व शुंग काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में इस स्तूप के अवशेषों की खोज की थी। कुषाण से पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है शासकों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंदू यूनानी शासक ने जारी किए। शासकों के नाम प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंदू
यूनानी शासकों ने जारी किए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ऑप्शन सी है, कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। कुषाण सोने के सिक्कों का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था। ऑप्शन डी है, ये कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। ये कुषाण सोने के सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए। पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। भारतीय इतिहास में कुषाण शासक बिम कडफिसस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। भारतीय इतिहास में कुषाण शासक बिम कडफिसस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राएं रोमन मुद्रा औरस के भार के मान पर आधारित थी। इसकी स्वर्ण मुद्राएं रोमन मुद्रा औरस के भार के मान पर आधारित थी। बीम द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं का भार 8 ग्राम यानी 124 ग्रेन था। बीम द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं का भार मान 8 ग्राम 124 ग्रेन था, जो विश्व के उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। जो विश्व में उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। क्वेश्चन नंबर 52 है, कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा नेशन ऑफ किंगशिप निम्नलिखित में से किसके माध्यम में सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा यानी नेशन ऑफ किंगशिप निम्नलिखित में से किसके माध्यम में सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। ऑप्शन ए है, देवताओं के साथ उनका तदात्म। ऑप्शन बी है, धार्मिक संस्थानों को अनुदान। ऑप्शन सी है, शिलालेखीय प्रशस्त। ऑप्शन डी है, सिक्कों और मूर्ति कला। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्कों और मूर्ति कला के। कुषाण शासक राज सत्ता की जो धारणाएं प्रस्तुत करना चाहते थे, कुषाण शासक राज सत्ता की जो धारणाएं प्रस्तुत करना चाहते थे, वो शायद उनके सिक्कों और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रभावित हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश के पास माट नामक स्थान पर एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित मिली हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश के पास माट नामक स्थान पर एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की बृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की बृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गई हैं। ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है हिसार और ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के गंधार में भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वह
उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के गंधार में भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, रबातक शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रबातक शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ये है, यह कुषाण वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यह कुषाण वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ऑप्शन बी है, इसमें कनिष्क का राजाओं के राजा और ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें कनिष्क के राजाओं के राजा और ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी है, 23 पंक्तियों का यह शिलालेख गंधारी भाषा में लिखा गया है। और ऑप्शन डी है, इसमें उन राज्यों के नामों का उल्लेख है जो कनिष्क के साम्राज्य के भाग थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। रबातक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल के काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। रबातक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल के काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख कुषाण वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें कुषाण कालीन राजाओं को ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख में 6 नगरों कौंडी, उज्जैन, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का उल्लेख हुआ है। कनिष्क का साम्राज्य बिहार के पूर्व चंपा तक विस्तृत था। इसकी जानकारी रबातक अभिलेख में मिलती है। इसमें उन राजाओं के नाम का उल्लेख है जो कनिष्क के साम्राज्य के भाग थे। रबातक अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा ग्रीक लिपि में लिखा गया है। रबातक अभिलेख बैक्ट्रियन भाषा ग्रीक लिपि में लिखा गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया। दूसरा कथन क्या कह रहा है? पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिलती हैं, ना कि इंद्र और ब्रह्मा की। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिलती हैं, ना कि इंद्र और ब्रह्मा की। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, दोनों कथन एक और दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है, एक और दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी है, एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। और ऑप्शन नंबर डी है, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। और ऑप्शन ई है, अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया गया था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया गया था। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। इस प्रकार कथन एक सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य हैं। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया गया था। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और एवं कनिष्क की मूर्तियां मिली। इस प्रकार कथन एक सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य हैं। अध्याय 9 है, संगम काल। संगम काल में चेर वंश से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर है 56।
रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए है कुषाण ने, ऑप्शन नंबर बी है चेर ने, ऑप्शन सी है पश्चिमी शक ने, ऑप्शन डी है वकाटक ने, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक प्रथम शताब्दी ईस्वी। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक प्रथम शताब्दी ईस्वी भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक जो है भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। वह नौरा, मुसुरी, तोंडी, कोमारी जैसे पश्चिमी तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। इस काल में सबसे अधिक सोना तथा चांदी का आयात होता था। चेरों की प्राचीन राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिलते हैं। चेरों की प्राचीन राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिलते हैं। अरिकामेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। अरिकामेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती तथा यहां से रोम को भेजी जाती थी। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों में भारत को ही लाभ होता था। चेरों के अतिरिक्त कुषाणों ने भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है। ठीक है। प्रशासन कला और साहित्य से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ये राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। ऑप्शन ये है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। ऑप्शन बी है राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। ऑप्शन सी है किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। ऑप्शन डी है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। संगम काल में ही 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें कई प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं हुई। संगम काल में रचित कविताओं में बट किरुतल शब्द का उल्लेख किया गया। इसका आशय था एक पराजित राजा द्वारा स्वयं को भूखा रहकर मृत्यु को वर्ण करना, अर्थात आत्महत्या करना। राजा ऐसा इसलिए कर लेता था क्योंकि पराजित राजा को समाज में बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। और वीर योद्धा का बहुत सम्मान था। क्वेश्चन नंबर 58 है 7वीं या 8वीं शताब्दी सी में एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले संगीत शिलालेख के स्थान का नाम बताइए।